और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। नकदी मिलने के मामले में सीधे तौर पर घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के जज वर्मा अपने आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के बाद कदाचार के आरोपों का सामना भी कर रहे हैं। तो वहीं संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा के 150 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी साल 14 मार्च की रात को दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी और वहां पर करोड़ों के नोट जले हुए पाए गए थे। न्यायिक कार्य जज वर्मा ने वापस ले लिया गया और उसके बाद में उन्हें उनके जो मूल उच्च न्यायालय है इलाहाबाद वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 जजों की जांच कमेटी का भी गठन किया गया था इस पूरे मामले की जांच के लिए। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महाभियोग प्रस्ताव पर आखिर किस किस दल ने हस्ताक्षर किए हैं। तो जज के घर पर कैश का ये पूरा मामला था जिसमें अब महाभियोग प्रस्ताव पर कई सारे दलों की तरफ से ये हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीडीपी और जेडीयू की तरफ से हस्ताक्षर इस पर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इसके अलावा अगर हम देखें तो जनता दल सेकुलर की तरफ से भी हस्ताक्षर इस पर किए गए हैं। असम गण परिषद की तरफ से भी इस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। शिवसेना के जो सांसद हैं उन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। साथ ही जनसेना पार्टी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी हस्ताक्षर किए गए हैं। सीपीएम की तरफ से हस्ताक्षर हो चुके हैं। एसकेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और साथ ही स्वराज इंडिया पार्टी समेत तमाम दलों की तरफ से ये हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तो खासतौर पर अगर हम बात करें तो लोकसभा में से 150 से ज्यादा सांसदों की तरफ से इस महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही जज के खिलाफ जो महाभियोग की पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जज के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग की ये पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(b) के तहत और साथ ही न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित है। साथ ही आपको बता दें कि नोटिस प्रस्तुत करना या फिर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को ये नोटिस जो है वो सौंपा जाता है उनके साइन करने के बाद में। और लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर इस पर होने चाहिए और वहीं लोकसभा के अलावा राज्यसभा के भी 50 सांसदों के हस्ताक्षर इस पर होने चाहिए जो नोटिस सौंपा जाता है सभापति को। इसके अलावा प्रस्ताव स्वीकार करना पर अगर हम देखें तो प्रस्ताव स्वीकार करना या फिर अस्वीकार किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से और राज्यसभा सभापति की तरफ से, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के पास में इसका पूरे तौर पर अधिकार उनके पास में है कि वो इस नोटिस को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। साथ ही जांच समिति का भी गठन इसमें किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है और ये समिति 1 से 3 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही संसद में मतदान होता है इसको लेकर के। जज के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया की जब हम बात करें तो संसद में मतदान भी किया जाता है और प्रस्ताव को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होता है। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में पारित होने पर राष्ट्रपति के पास ये प्रस्ताव जाता है और अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के इस पे किए जाते हैं। अंतिम निर्णय जो है वो राष्ट्रपति के आदेश पर होता है और जज के पद से हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता, राष्ट्रपति की तरफ से जो भी आदेश होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन आखिर एक नजर उस पर भी डाले थे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जस्टिस यशवंत वर्मा का ये पूरा मामला क्या था। दरअसल 14 और 15 मार्च 2025 की रात को इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, जब दिल्ली में स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में अचानक से आग लग गई थी। और आग लगने की जानकारी जैसे ही मिली तो आग बुझाने के लिए जो दमकल कर्मी वहां पहुंचे थे उनको वहां पर काफी संख्या में जले हुए नोट बरामद हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों की कई सारी गड्डियां भी मिली थी, जिसकी तस्वीरें भी आप ऑलरेडी इससे पहले देख चुके हैं किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और साथ ही आपको बता दें कि इस घटना को भ्रष्टाचार से जोड़कर भी काफी ज्यादा देखा गया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने
3 जजों की इन हाउस जांच समिति का भी गठन किया था इस पूरे मामले को लेकर के, जिसे अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा का स्टोर रूम पर पूरे तौर पर नियंत्रण था। ये इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जस्टिस वर्मा का स्टोर रूम जो है वहां पर पूरी तरह से नियंत्रण उनके हाथ में था। इस समिति ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की भी सिफारिश की थी, जो समिति बनाई गई थी इस पूरे मामले की जांच के लिए। और तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये पूरी रिपोर्ट भी भेजी थी, जो जांच रिपोर्ट सामने आई थी। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को महाभियोग की सिफारिश के साथ भेजा गया और खास तौर पर हम देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित उन्हें कर दिया गया। उसके बाद जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य भी वहां पर स्थानांतरित करने के बाद में नहीं सौंपा गया, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई। जस्टिस वर्मा का इस्तीफा देना या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से भी उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो सेवानिवृत्ति नहीं लेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई इस्तीफा देंगे। तो ऐसे में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल जांच प्रक्रिया में अनियमितता का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें जांच समिति ने पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि समिति ने प्रक्रिया के खिलाफ उम्मीद की है, औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, जो उनकी तरफ से शिकायत दर्ज होनी थी। जांच जब की जा रही थी इस पूरे मामले को लेकर, तो जांच के दौरान बयान को उचित रूप से समिति द्वारा दर्ज नहीं किया गया, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई और ये दलीलें रखी गई। इसके साथ ही मीडिया ट्रायल की अगर हम बात करें तो जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट मीडिया में लीक की गई, ये भी एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। जहां घटना के समय वो अनुपस्थित थे, जब ये आग लगने की घटना हुई थी तो वो वहां पर नहीं थे। आग लगने के समय वो आवास पर मौजूद नहीं थे और उनके आवास पर उनकी बेटी, एक बीमार मां और साथ ही कुछ नौकर उस दौरान मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर भी तमाम सवाल उठे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की महाभियोग सिफारिश को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि इन हाउस समिति ऐसी सिफारिश नहीं कर सकती है। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से जांच समिति की रिपोर्ट रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस और ईडी की प्रभावी जांच करने के निर्देश देने की मांग उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से साफ तौर पर इनकार इस पूरे मामले को लेकर कर दिया था। जहां जस्टिस वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी का जो ये पूरा विवाद है, इस पर सुनवाई थी, जिस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली ये याचिका जो है वो दायर की गई थी कि एफआईआर दर्ज करना है और इसके साथ ही तत्काल सुनवाई की मांग थी, जिस पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से तो साफ तौर पर मना कर ही दिया। इसके साथ ही जो वकील हैं मैथ्यूज नेदुम्पारा ने ये तीसरी याचिका इस दौरान दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सीजीआई और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच से ये गुजारिश की गई थी, ये सिफारिश की गई थी और जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील की गई थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोजन प्रस्ताव को लेकर दोनों सदनों के सांसदों की तरफ से हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जी देखिए कृतिका, आपने विस्तार से पूरी घटनाक्रम को बताया है कि कब क्या कुछ हुआ और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। हम जानते हैं कि कल 150 से ज़्यादा लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर जो नोटिस था महाभियोग प्रस्ताव लाने का वो सौंपा था। राज्यसभा में भी 50 से ज़्यादा सांसदों ने नोटिस दिया और उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी आपने बताई कि 3 सदस्यीय समिति बनेगी। दरअसल इस तरह का प्रस्ताव आया क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई थी, जांच समिति, उसने जो तमाम महत्वपूर्ण बातें कही थी वो एक तरह से सिफारिश थी सरकार को कि इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। और हमने देखा कि किसी एक सरकार की पहल पर एक तरह से कहें तो ये प्रस्ताव नहीं आया है, सभी राजनीतिक दलों की एक सहमति थी। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस बात को लेकर सहमति जताई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। और आप देखें कि दस्तखत करने वाले सांसदों में सत्ता और विपक्ष
दोनों के सांसद शामिल हैं, जो 150 से ज़्यादा सांसद लोकसभा में और जी। 50 से ज़्यादा सांसद जो राज्यसभा में जिन्होंने दस्तखत किया है। अब आगे की प्रक्रिया चूंकि आपने बहुत विस्तार से बताई है जी। कि उन पर महाभियोग को लेकर आगे समिति बनेगी, वो जांच करेगी, उन पर जो आरोप लगे हैं उनको सफाई का मौका मिलेगा और उसके बाद सिफारिश की जाएगी। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जब किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है जी। संसद के जरिए, चूंकि संसद को वो शक्ति है। तो जी। अब ये ऐसी परिस्थितियां आई, क्योंकि जिस तरह से उनके सरकारी आवास में स्टोर रूम से जले हुए नोट बरामद हुए और जी। उसके बाद ये मानना है तमाम सांसदों का कि ये एक तरह से सीधा मामला है और भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप हैं वो प्रथम दृष्टया ऐसा दिखता है कि इस बात की जानकारी उस घर में रहने वाले सदस्यों को थी कि स्टोर रूम में नकदी रखी है और जिस बात के आरोप लगे थे और जो सफाई दी गई थी जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से, उससे समिति संतुष्ट नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा था। और इसी के बाद सभी राजनीतिक दलों के बीच एक सहमति बनी कि उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए और कल उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए, साथ ही बेहद ही साफ शब्दों में इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में और साथ ही कितने हस्ताक्षर की जरूरत होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।